नमस्कार। आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। ये एक ऐसे गेस्ट है जिनकी कंपनी ने 2020 में स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस शुरू किया और 2023 में यानी अगले 3 सालों के अंदर ही वो इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हो गई। तो नाम तो आपने गेस कर ही लिया होगा। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है ग्रो के फाउंडर एंड CEO मिस्टर ललित केशरे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ललित मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव लेपा से आते हैं और वहाँ से उन्होंने ये बड़ा सफ़र तय किया है। आज हम बात करने वाले हैं उनके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के बारे में, उनकी बिजनेस को लेकर जो सोच है उसके बारे में, और इस पूरे सफ़र में उन्हें जो लर्निंग्स मिली है या फिर जो मिस्टेक्स उन्होंने की है, जैसे कि एक फेलियर भी उन्हें फेस करना पड़ा ग्रो से पहले। तो कई सारी लर्निंग्स, कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और काम करने के तौर तरीके आज हमें समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मिस्टर ललित केशरे पूरी इंडस्ट्री में जाने जाते हैं अपनी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए। तो खुद उनसे ये सारी चीज़ें सीखना एक काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार ललित जी। नमस्कार प्रसाद पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेट्स टू यू ऑल्सो। मैं आपका चैनल काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, काफ़ी ग्रोथ हुई है उसमें भी। थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। बचपन के बारे में बताइए आपके। आई वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश, एक छोटा सा शहर है और वहाँ पे पास में ही मेरे गांव में मेरे मम्मी पापा रहते थे। मैं थोड़ा बड़ा हुआ और स्कूल के लिए फिर मैं अपने नाना जी के पास शहर में, जहाँ पे वेयर आई वॉज बॉर्न, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इंदौर के पास में, वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई पूरी। एक ही जगह पे एक ही स्कूल पूरा 12 साल तक रहे। एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल था वहाँ पे और उसी में पढ़ाई की। काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल टाइम था, क्योंकि छोटा सा शहर, वो पुराने ज़माने की बात थोड़ी अभी सब कुछ चेंज हो गया है, दुनिया इंटरनेट है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारी, वो टाइम बहुत डिफरेंट था। टॉकिंग अबाउट 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब दुनिया बहुत सिंपल हुआ करती थी कि आप उठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, फिर स्कूल से आ रहे हो और फिर दिन भर खेल रहे हो। कोई हमारे यहाँ पे इनफैक्ट केबल टीवी भी नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। टीवी बहुत लेट आया और वो ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, दूरदर्शन होता था। और तो बहुत सिंपल लाइफ थी। फिर जो छुट्टियां हुई तो आप अपने गांव चले जाओगे, अपने मम्मी पापा के पास चले जाओगे, बहुत मस्ती करोगे, सब वो करोगे। तो बहुत उस टाइप का लाइफस्टाइल था। IIT बॉम्बे कैसे हुआ? तो वो एक लक था कि मेरी स्कूल की लाइब्रेरी में एक किताब रखी थी, IIT JEE प्रिपेयर करने वाली। तो मैंने अपने प्रिंसिपल से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम होती है। अब उसके बाद मेरे को पता नहीं था क्या होता है उसके बाद, बट वो एक अच्छा लगा चीज़ की हाँ, ये जो उन्होंने जिस तरह से फ्रेम किया वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये काफ़ी बड़ी एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी है और सो ऑन। तो फिर मैंने दूसरा एक ऐड देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स करके हुआ करता था। पता नहीं अभी आज के ज़माने के बच्चों को पता नहीं होगा इस बारे में, बट जो भी 90s में पढ़ाई करते थे IIT की, उनके लिए एक पोस्टल कोर्स होता था। पोस्टल कोर्स का मतलब है कि वो हर महीने आपको किताब भेज, पहले वीडियोस तो होते नहीं थे, छोटे शहर में टीचर्स भी नहीं होते थे, तो वो हर महीने आपको किताब भेजते थे, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। तो वो किया था, तो उससे फिर एक वो लग गई लाइन और फिर तो वहीं से क्रैक कर लिया आपने? हाँ, तो उससे फिर JEE में सिलेक्शन हो गया, फिर IIT बॉम्बे चले। सो यू डिडंट डू एनी सॉर्ट ऑफ कोचिंग जो क्लास में होता जाके नहीं बड़ी था हमारे अच्छा। मतलब। सो इनफैक्ट हमारे शहर में किसी को पता भी नहीं था कि IIT क्या होता है। तो कोचिंग नहीं था उस टाइम पे। बट अगेन ये बहुत अच्छा था ट्यूटोरियल उस टाइम पे। उनके जो बुक्स होती थी बहुत अच्छी, वो हर महीने बुक्स भेजते थे, बहुत काफ़ी डिटेल्ड होती थी। तो बच्चे सेल्फ खुद, बहुत सारे उस टाइम पे जो बच्चे JEE क्लियर करते थे वो ब्रिलियंट के थ्रू, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स के थ्रू आते थे। और उनसे फ़ोन पे भी नहीं बात करते थे, चिट्ठियों में बात होती थी कि यू नो। इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद यू गॉट हायर्ड इन फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट में बाद में ज्वाइन किया मैं। पहले IIT से जो फर्स्ट कैंपस था, इथियम करके कंपनी थी। एक इथियम का फुल फॉर्म होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, रेने डेकार्टे का जो स्लोगन था उसके बेसिस पे कंपनी थी। हाईटेक DSP कंपनी थी जो वीडियो एनक्रिप्शन और वीडियो के जो एल्गोरिथम्स है वो सब बनाती थी। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया फ्लिपकार्ट। तो दूसरा उसके बाद फिर मैंने एक स्टार्टअप किया, एजुकेशन स्टार्टअप किया। उसके बाद फ्लिपकार्ट, एडुफ्लिक्स। आऊँगा मैं एडुफ्लिक्स पे। तो फ्लिपकार्ट में यू आर द वन ऑफ द अर्ली प्रोडक्ट मैनेजर्स। यस। सो फ्लिपकार्ट जब मैंने ज्वाइन किया था, फ्लिपकार्ट कन्वर्ट हो रहा था। पहले फ्लिपकार्ट रिटेलर हुआ करता था जो खुद ही प्रोडक्ट खरीदेगा और बेचेगा। फिर उन्होंने मार्केट प्लेस बनाया जहाँ पे अलग अलग तरह के सेलर आ सकते हैं और वो अपना सामान बेच सकते हैं। तो आई वॉज द प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ दैट प्रोडक्ट। और उसके बाद में फिर आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्लिपकार्ट क्विक, जो कि फास्ट डिलीवरी, लोकल डिलीवरीज, जो अभी आजकल बहुत बड़ा हो गया है वो, बट तब उस टाइम पे नहीं थे ये सब। जो क्विक कॉमर्स जिसको बोलते हैं वो पहले नहीं था, तो वो स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बट मे भी टाइम से थोड़ा अर्ली था। फ्लिपकार्ट में फिर वो कौन सा मोमेंट आया जब आपको लगा कि नहीं
अभी फ्लिपकार्ट में कंटिन्यू नहीं करते, अभी कंपनी शुरू करते हैं, खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं? तो मोमेंट तो पहले से ही था। सब फ्लिपकार्ट ज्वाइन करने से जब फ्लिपकार्ट जो पहला स्टार्टअप बंद कर रहा था मैं, और जब फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर रहा था तब भी ये सोचा था कि 2 साल काम करेंगे, उसके बाद फिर से स्टार्टअप करेंगे। पर वो 2 साल 3 साल हो गए, क्योंकि फ्लिपकार्ट का माहौल बहुत अच्छा था उस टाइम पे। लाइक काफ़ी मेहनत करते थे दिन रात, और कस्टमर फोकस था, और बनाए जा रहे हो आप, अच्छे से काम कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा लगा था। फ्लिपकार्ट में जब कर रहे थे तो सोचने लगे कि यार क्या करना चाहिए। तो हर्ष जैन जो मेरे को फाउंडर है वो, और हम इतियम में जो मेरी पहली जॉब थी वहाँ पे भी वो साथ में हम काम करते थे, तो वो मिले। फिर हमने एक्सप्लोर शुरू करना किया। फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छा लग रहा था हमको, क्योंकि पैशन है। तो मैं एक स्टोरी जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि आईआईटी में कैसे मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग एज ए स्टूडेंट मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो तब से करीबन ऑलमोस्ट अब 20 से ज़्यादा साल हो गए हैं, 20-25 साल हो गए हैं उस बात को। पर वो एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा वो पैशन था। और फिर हम जो डिस्कस करते थे तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ा लगता था। फिर जो मेरे साथ नीरज सिंह काम करते थे, जो क्विक कॉमर्स फ्लिपकार्ट क्विक की जो बात कर रहा था, उसके जो इंजीनियरिंग लीड थे, उनसे मैंने बोला कि ऐसा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इंडिया में, फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रो करेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत कम है और मार्केट बहुत बड़ा है। तो उनसे मैंने बात की। फिर ईशान बंसल जो हमारे चौथे को फाउंडर है, उनके साथ मैं लंच कर रहा था एक दिन, और मैंने उनको बताया कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कस्टमर को सब बेचा जाता है, कुछ भी, लाइक कोई भी आके बेच देगा, इंश्योरेंस बेच देगा, ये बेच देगा, लाइक, और ये नहीं सुनता कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो ही ऑल्सो गॉट वेरी एक्साइटेड। तो फिर हम चारों ने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू किया, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करी, और ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हम शुरू कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फिर फाइनेंस ग्रो की शुरुआत की। When you're talking about फ्लिपकार्ट, एक चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि फ्लिपकार्ट से बहुत सारे यूनिकॉर्न्स और बड़े बड़े स्टार्टअप्स बाहर आए हैं। फोन पे है, उड़ान है, रेंटो मोजो है, स्पिनी है। ऐसा क्या स्पेशल है वहाँ पर? मैंने रिसेंटली एक डेटा देख रहा था, 42 स्टार्टअप्स वहाँ से निकले हैं फ्लिपकार्ट से, और उसमें से 8 में तो बिनी बंसल ने खुद ने इन्वेस्टमेंट की है। ऐसा क्या स्पेशल है मतलब उस माहौल में? जैसे बाहर पेपल माफिया चल रहा है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट माफिया चल रहा है। या नहीं, सही बात है। आई थिंक आपका नंबर शायद गलत है, बहुत ज़्यादा, आई थिंक 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे फ्लिपकार्ट से। और उसका रीज़न मेरे को लगता है फ्लिपकार्ट एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में था। लाइक जो ग्रोथ हुई है फ्लिपकार्ट की, और जो फ्लिपकार्ट जो नया माहौल लेके आया इंडिया में, राइट, कि आप एक स्टार्टअप कर सकते हो और स्टार्टअप इतना बड़ा हो सकता है, ऐसा उसके पहले कभी हुआ नहीं है, राइट। अंदर सबने स्केल देखा। हम जब ज्वाइन किए थे फ्लिपकार्ट एक लेवल पे था, जब तक निकले तब तक एक दूसरे लेवल के था। तो वो जो स्लोप होती है, वो ग्रोथ देखने को मिलती है, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। और लास्टली आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब बहुत टैलेंटेड लोग आपके आसपास रहते हैं ना, तो वहीं से आप देखोगे कहीं पे भी जो ये हुआ है वहाँ पे। तो आपने बोला पेपाल माफिया, क्यों है पेपाल माफिया? बिकॉज देवर लॉट ऑफ पीपल, वेरी टैलेंटेड पीपल एक साथ। सिलिकॉन वैली, स्टैनफोर्ड नेटवर्क जो है, सारी गूगल वगैरह सारी कंपनीज क्यों आई? क्योंकि सब नेटवर्क में साथ में है, राइट। ऐसी इन जनरल टैलेंट डेंसिटी हमेशा एक जगह पे ग्रो हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे जहाँ पे सब एक साथ निकलते हैं बहुत। तो टैलेंट डेंसिटी जो फ्लिपकार्ट में ग्रो, बिकॉज बहुत सारे और भी स्टार्टअप्स है जो फ्लिपकार्ट के टाइम या उसके बाद में शुरू हुए, एक टैलेंट डेंसिटी की जो आपने बात की फ्लिपकार्ट में, तो क्या उनकी हायरिंग में कुछ स्पेशलिटी थी या फिर और क्या तरीका था ऐसा कि उस टाइम पे बेस्ट अट्रैक्ट द टैलेंट? उस टाइम पे फ्लिपकार्ट बेस्ट स्टार्टअप था, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप था, पहला स्टार्टअप था एक तरह से। तो बेस्ट टैलेंट वहाँ पे आ गए। और एनीवे सचिन और बिनी का भी जो प्रोडक्ट ऑब्सेशन था, कस्टमर ऑब्सेशन था, वो भी अट्रैक्ट करता है। कि जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं एडुफ्लिक्स जब चलाता था तो हम लोग पेन ड्राइव्स भेजते थे कस्टमर को, राइट, कोर्सेज के लिए, और मैं सारी पेन ड्राइव्स फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता था, और बहुत सारे दूसरे भी चीज़ें ऑर्डर करता था। बट जो एक्सपीरियंस इसका था वो एक अलग लेवल का था, राइट। जो कस्टमर ऑब्सेशन, इन जनरल गुड पीपल गेट अट्रैक्टेड टू गुड पीपल। राइट। इंटरेस्टिंग। ग्रो की अगर बात करूँ तो व्हेन यू स्टार्टेड ग्रो, बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स थे, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी सारा मतलब कैप्चर करने में लगे थे। तो आप क्या सोच के आए कि क्या कुछ गैप्स है जो हम फिल करेंगे? ये सबसे बड़ा गैप तो हमको यही लगा कि देखो इतने सारे प्लेयर है, ठीक है, पर फिर पेनिट्रेशन क्यों नहीं है? फिर लोगों को स्टिल अभी प्रॉब्लम क्यों है? हम अपने दोस्तों से पूछें, हमारे फैमिली मेम्बर्स से पूछें, क्यों
उनको प्रॉब्लम्स है। एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं था सब कुछ, दूसरा था कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा था। जब लॉन्च कर रहे थे हम, तो हमने सोचा कि इसको इन्वर्ट कर सकते हैं क्या, इंस्टेड ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट्स कैन कस्टमर डिसाइड कि यार मेरे को आप सी। और एक तरह पहले हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो लोग ये भी बोलते थे कि कस्टमर को समझ में नहीं आएगा इतनी क्यों है ऐसा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए कोई किसी को जाके बताना पड़ता है कस्टमर को कि ये ले लो वो ले लो। हमने सोचा ऐसा नहीं है, इंडियन कस्टमर बहुत स्मार्ट है। क्रिकेट इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम है, बट सबको रिकॉर्ड याद रहेगा कि सहवाग ने कौन सा उस मैच में क्या किया था, तेंदुलकर ने क्या किया था। तो इट्स जस्ट अबाउट पुटिंग देम एवरीथिंग कि रूल्स ऑफ द गेम पूरे क्लियरली बताओ कि अच्छा स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है तो उसका क्या मतलब क्या होता है, उसके रिटर्न्स का क्या मतलब है, उसके फंड मैनेजर कौन है, उसके एक्सपेंस रेशो क्या होता है और ये फंड में कितना चार्ज कर रहा है। कभी आप ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर को पूरी क्लियरली बता दो तो फिर कस्टमर इज स्मार्ट इनफ टू काइंड, एंड वी आर प्रूविंग नाउ, यू सॉ द न्यूज़ आइटम जो आ रही है राइट, कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर पहले जो रिटेल इन्वेस्टर हुआ करता था उससे काफ़ी डिफरेंट है राइट। नाउ दे आर मच स्मार्टर. And of course YouTube is playing a role, channel awareness is playing a role and so on, but that was our hypothesis कि यार कभी कस्टमर को एजुकेट कर दो, सब कुछ बता दो ट्रांसपेरेंटली, तो फिर देन इट बिकम्स अ पुल प्रोडक्ट और फिर उसमें मिस सेल नहीं होता, चांसेस कम होते हैं। राइट। अभी एज अ फाइनेंस क्रिएटर मैं फाइनेंस इंडस्ट्री को भी काफ़ी लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं यहाँ पर जिनको इस्टेब्लिश होने में किसी को 20 साल लगे, किसी को 25 साल लगे, किसी को 12 साल लगे। मैं देख रहा हूँ कि आपने एंट्री की ब्रोकिंग में 2020 में, एंड विद इन 3.5 years यू आर नाउ द बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया। तो वो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से बहुत अच्छे से वर्कआउट की और आपने कुछ ना कुछ तो बहुत डिफरेंटली किया होगा, सो व्हाट इज़ दैट? नहीं, उसका मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारे जो कस्टमर्स थे उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। हमने ब्रोकिंग स्टार्ट की भले ही 2020 में, बट ग्रो कंपनी है 2016 से। राइट। हमारे बहुत सारे ऑलरेडी कस्टमर्स थे, उनको प्रोडक्ट बहुत पसंद आता। इनफैक्ट जब हमने म्यूचुअल फंड भी जब लॉन्च किया था, जो पहला महीना था उसमें हमने सोचा था कि यार 100 कस्टमर कभी आ जाए पहले महीने में तो बहुत सही रहेगा, मज़ा आ जाएगा। पर पहले महीने में ही 600 कस्टमर आ गए और हमने कोई मार्केटिंग नहीं करी। तो हमारे जो कस्टमर आते थे उनको प्रोडक्ट पसंद आता था, वो सबको बताएंगे कि देखो ये यूज़ करो, क्योंकि कमीशन फ्री, बहुत सिंपल इंटरफेस, एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं था जहाँ पे म्यूचुअल फंड का पेज और जहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। हमारे फिर एजुकेशन चैनल्स और ये सब जो चीज़ें थी। जब तक हमने स्टॉक्स लॉन्च किया तब तक हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हो चुके थे। फिर स्टॉक्स लॉन्च किया, वो भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, ऑल द फीचर्स बहुत कम थे जब हमने लॉन्च किया। अभी भी आप देखोगे तो कुछ लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि ग्रो ये है, बाकी लोग ऐसे हैं और हमारे फीचर्स कम होते हैं। बट फिर कस्टमर्स को पता है कि ये जिस स्पीड से बन रहा है उस स्पीड से इट्स गुड टाइम टू बेट ऑन, यू आर व्हेन यू आर चूजिंग ए प्रोडक्ट। सी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज नॉट लाइक कि चलो टी शर्ट खरीद लिया। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप ट्रस्ट करना पड़ता है कि यार नाउ दिस इज गोइंग टू बी माई प्लेटफॉर्म फॉर मेनी फ्यूचर ईयर्स, राइट। आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द अर्ली कस्टमर्स दैट वी हैड। उन्होंने जो हमारा वर्ड ऑफ माउथ फैलाया कि ग्रो यूज़ करो, ग्रो अच्छा है, और उसकी वजह से हमारी इतनी ग्रोथ हुई है। सो आई थिंक कस्टमर्स, वी आर जस्ट थैंकफुल टू आवर कस्टमर्स। ये आपके हम्बलनेस है कि आप सारा क्रेडिट आपके यूजर्स को, कस्टमर्स को दे रहे हैं, विच इज़ राइट ऑल्सो, बट आपका भी काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। तो जब मेरे दिमाग में ग्रो आता है तो मेरे दिमाग में एक सिंपल सा यूज़र इंटरफेस होता है कि जो किसी को भी, अगर 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड के बच्चे को भी अगर दिखाया जाए, स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाए, तो वो भी समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल है। तो मेरा सवाल ये है कि ये डिज़ाइन है, उसके कंसल्टेशन के लिए आप लियोनार्डो दा विंची से कंसल्टिंग करते हैं या फिर पाब्लो पिकासो से करते हैं? नहीं, तो अभी यहीं पे हमारी बहुत बड़ी डिज़ाइन टीम है। सो डिज़ाइन टीम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसको विजुअल बनाओ। डिज़ाइन टीम जाती है, कस्टमर से मिलती है, छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, हर कस्टमर से, HNI कस्टमर से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। तो हमने एक बहुत ही थोड़ा सीक्रेट है बट कि हायरार्किकल इंटरफेस बनाया। तो आप जब जाओगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, पर सिंपल का मतलब ये नहीं कि उसमें एडवांस स्टफ नहीं है। सो बहुत ही एक सीक्रेट ये है कि इन जनरल आप बोलोगे कि सिंपल इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू एडवांस्ड, बट ये दोनों अलग अलग नहीं है। एडवांस चीज़ें भी सिंपल हो सकती है और एडवांस का ऑपोजिट है बिगनर और सिंपल का ऑपोजिट है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का ऑपोजिट इज नॉट एडवांस। तो आपने स्टार्ट किया, आप तो सब कुछ समझ में आ गया आपको, बट आपको अब फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करनी है, तो भी वो उसके सब रास्ते हैं ऐप के अंदर बने हुए हैं। अब आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सिंपल चीज़ चाहिए कि अच्छा मेरे को बस स्टॉक खरीदना है, क्या मेरे को बस म्यूचुअल फंड खरीदना है। बट आप जैसे जैसे डीपर जाओगे तो आपको और बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूज़ केसेस चाहिए, तो वो सब हम बनाते जाते हैं। और हमारी डिज़ाइन टीम, प्रोडक्ट टीम सब कुछ समझते रहती है, कस्टमर से बात करते रहती है। और बहुत सारा हमारा जो फीडबैक, हमारा जो रोड मैप, एक रीज़न वाई आवर कस्टमर्स लाइक अस
कि हमारा जो रोड मैप है वो पूरा कस्टमर फीडबैक पे ड्रिवन है। तो अगर आप देखोगे तो जब से हमने ग्रो स्टार्ट किया, हमारी एक डिसिप्लिन रहा है कि हर क्वार्टर हम लोग कस्टमर को बताते हैं कि हमने क्या लॉन्च किया है। एक ईमेल जाता है, अब हम वीडियोस भी बनाना शुरू कर गए, और उसके आप कमेंट्स देखोगे तो कस्टमर खुद ही आके बताते हैं कि अच्छा अब ये लॉन्च करो। मेरे मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स बिना उसके भी आते रहते हैं कस्टमर के कि अच्छा ये बहुत अच्छा है, अब इसको ऐसे कर दो। स्टॉक्स हमने कैसे लॉन्च किया था कि कस्टमर यही पूछ रहे थे कि अच्छा म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है पर स्टॉक्स लॉन्च कर दो। हमारे इतने सारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स पे फीडबैक और मेल्स और ये सब जो कस्टमर सपोर्ट पे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो उस सब को हम कंसोलिडेट करके हम वो फिर लॉन्च करते रहते हैं। तो फिर कस्टमर को और अच्छा लगता है कि हाँ लाइक ग्रो सुनता है, वी कीप लॉन्चिंग। इंटरेस्टिंग। ग्रो के इस सक्सेस में या फिर आपकी जो भी जर्नी है इसमें आईआईटी का कितना रोल है? आई थिंक हेल्प तो करता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। नहीं होते आप आईआईटी से तो? बहुत टफ क्वेश्चन है, बट पता नहीं, लाइक सी हाइंडसाइट में जाके कुछ भी चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? ऐसे में लेट स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई वाज बोर्न। मैं जिस घर में पैदा हुआ उसके पड़ोस वाले घर में होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की कैपेबिलिटी थी कि मेरे को वो एजुकेशन इतना अच्छा प्रोवाइड कर सके, मेरे आसपास वालों की नहीं थी। उनकी कैपेबिलिटी थी कि वो मेरे को शहर में अपने नाना जी के पास पढ़ने के लिए भेज सके, वो नहीं होता तो नहीं होती। उनकी कैपेबिलिटी थी, वो ना बहुत अमीर थे ना बहुत गरीब थे, तो एटलीस्ट वॉट एवर आई नीडेड दे वर एबल टू प्रोवाइड मी। कभी बहुत ज़्यादा अमीर होते तो शायद मैं स्पॉइल्ड हो जाता, बहुत ज़्यादा गरीब होता तो शायद एजुकेशन नहीं कर पाता। उस दिन कभी प्रिंसिपल मेरे को नहीं बताती कि आईआईटी करके कुछ होता है तो नहीं जा पाता। तो ऐसे मैं यार कभी बैक ट्रेस करूँ तो बहुत सारा लक फैक्टर होता है फ्यूचर में। सो ये बता पाना बहुत मुश्किल है, कभी आईआईटी में नहीं होता तो फिर मैं क्या होगा, आई डोंट नो। लॉट्स ऑफ डॉट्स हमेशा हाइंडसाइट में है, स्टीव जॉब्स बोलते हैं, राइट? यू कैन कनेक्ट डॉट्स इन हाइंडसाइट, नॉट इन। अभी थोड़ा बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द स्ट्रगल्स ऑफ रनिंग अ ब्रोकिंग बिजनेस? मतलब मैंने ऐसे सुना है कि दिस इज अ वेरी टफ बिजनेस, अगर आप ये करो तो बाकी कुछ करना बहुत टफ हो जाता है। मेरे ख्याल से सारे बिजनेस टफ होते हैं। ब्रोकिंग इज वन ऑफ आवर बिजनेस। हमारे ग्रो ग्रुप में मल्टीपल बिजनेसेस हैं और सारे बिजनेस टफ लगते हैं। आई थिंक बिजनेस द वे वी थिंक इट इज़ लाइक, हमको मज़ा आता है, कस्टमर के लिए बनाते रहो और कभी आपको मज़ा आ रहा है तो फिर सारे स्ट्रगल आपको अच्छे लगते हैं। मतलब कि प्रॉब्लम्स कुछ भी आप कर रहे हो मीनिंगफुल तो आएगी प्रॉब्लम्स, पर कभी आप इंजॉय कर रहे हो कुछ बनाने में तो हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक एवरीबडी हियर ऑन दिस फ्लोर इज लाइक एंजॉयिंग बिल्डिंग एंड सो ऑन। तो या आई थिंक दैट इज़ हाउ वी थिंक अबाउट। सो थोड़ा भी पीछे चलते हैं कि जनरली लोग ये सोचते हैं कि सक्सेस इज एन ओवरनाइट जर्नी, बट ग्रो को 6-7 साल लगे यहाँ तक आने में, एंड लॉट्स ऑफ फेलियर्स आर आल्सो इन्वॉल्व। 8 साल लगे, फेलियर भी इन्वॉल्व है, जैसे पहले वाले स्टार्टअप का आपका है एड्यूफ्लिक्स का। टेल मी अबाउट दैट फेलियर। हाँ, व्हाई डिडंट वर्क आउट? देखिए, आइडिया तो बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से। अभी भी आइडिया ये था कि मैं जैसे एक छोटे से शहर में था और वहाँ पे टीचर्स नहीं थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना, उस टाइम पे वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं होती थी और मेरा जो बैकग्राउंड था वो वीडियो स्ट्रीमिंग का था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ पे टीचर्स, जो बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया के, वो वीडियोस बनाएं और फिर स्ट्रीमिंग के थ्रू बच्चे उनको पढ़ के लाइक समझ सकें। वो अब नाउ यू आर सीइंग लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत पुरानी बात है, ये 2010-11 की बात है। उस टाइम पे आई थिंक प्रॉब्लम, गलती क्या हुई कि हमने मार्केट टाइमिंग ठीक नहीं करी। आपने स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म बना रहे हो और आपका बैंडविड्थ मतलब इतनी नहीं है, अहेड ऑफ द टाइम, थोड़ा जल्दी हो गया वो। मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि जो टीम थी हमारी वो बहुत बहुत अच्छी थी। प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम था, पर वो बस टाइमिंग का गलत हो गया थोड़ा। ओके, ग्रो के स्टार्टिंग डेज में जाते हैं। लेट से आपके पास एक टाइम मशीन होती जो आपको अभी 2016 में लेकर जाती, क्या कुछ आप अलग करते? पता नहीं, आई थिंक मे बी हम अलग तरह की गलतियां करते हैं। अभी जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जैसे हमने बहुत सारे महीने प्रोडक्ट पिवट में लगा दिए, पहले एडवाइज़र लॉन्च किया, फिर ये किया वो किया, अब शायद वो नहीं करते। पर मेरे को कभी कभी लगता है कि हम और कुछ भी करते तो हो सकता है कि और कुछ गलतियां करते हैं, मैं भी नई गलतियां करते हैं। जो हमारे पहली 1 साल की जो बहुत ज़्यादा ऐसे पिवट्स, जिसको पिवट इज़ अनदर नेम ऑफ फेलियर एक्चुअली, कि आपने ये ट्राई किया फेल हो गया, ये ट्राई किया फेल हो गया, तो वो थे, वो शायद बच जाते। पर मेरे को लगा कि उससे हमारी जो टीम बॉन्डिंग बनी वो बहुत स्ट्रांग बन गई, क्योंकि टीम बॉन्डिंग जनरली तब बहुत सॉलिड बनती है जब आप सक्सेस और फेलियर में साथ रहते हो। वो जो पीरियड होता है वो बहुत ज़रूरी होता है अच्छी टीम बनने के लिए। तो जो नए लोग फॉर एग्जांपल स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं उनके लिए फिर आपकी एक वो इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या रहेगी? जो एक एडवाइस मैं सबको देते रहता हूँ कि जो स्टार्टअप है ना, एक आउटलायर है, तो एक प्लेबुक नहीं हो सकता कि आप किसी ज्ञानी आदमी से पूछ के आ रहे हो कि अच्छा क्या करना चाहिए, ये कर लेते हैं। या ज्ञान की बातें बहुत सारी है, किताबें बहुत सारी है, पर जो स्टार्टअप जो होता है वो आउटलायर होता है। मतलब वो ऐसे बनता है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, तो किसी एक्सपर्ट से पूछा नहीं जा सकता कि ये
स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा, ये होगा कि नहीं. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग. लाइक द एडवाइस डज नॉट अप्लाई टू अ स्टार्टअप. इट्स वेरी कॉन्टेक्चुअल टू देम, एंड बिकॉज दे आर यूनिक इट डज नॉट मैटर मच. राइट. अभी मैं बुक भी पढ़ रहा था, बस्टेड बाय अशोक सुधा, इज द फाउंडर ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स. तो उसमें भी उन्होंने वही सारे मिथ्स बस्ट किए कि सारी चीज़ें सभी को अप्लाई नहीं होगी. Yes. So you need to do different mistakes, different trials. Interesting. So one thing that I have observed आपके फंडिंग राउंड के टाइम कि सत्या नडेला इन्वेस्टेड इन ग्रो. सो आई मीन मैंने जनरली देखा नहीं है सत्या नडेला को इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हुए. हाउ डिड इट हैपन? हमारे जो वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स है, उन्होंने कनेक्ट किया. जब उनसे बात की तो उनको काफ़ी अच्छा लगा. ऑफ कोर्स ही इज़ एन इंडियन, सो एक इंडियन लगाव भी होता है. एंड ही सॉ कि देयर इज़ अ गुड पोटेंशियल हियर, लाइक डस. दैट इज़ हाउ, लाइक इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी. कोई देयर इज़ नथिंग काइंड ऑफ मेजर. या रिसेंटली एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो है कि देयर इज़ अ ह्यूज राइज ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन इंडिया, राइट? और एट द सेम टाइम सेबी के डिस्क्लेमर आते हैं ब्रोकिंग एप्स पर कि 90% पीपल आर लूजिंग द मनी. व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? See, I think not everybody should do F&O. Very clear. Like it's one of the many products on Grow, and we make money from it. But as a company that cares for the customer, I think we don't hesitate in telling that not everybody should do F&O. F&O जिसको समझ में नहीं आता उसको तो करना ही नहीं चाहिए, और जो करते हैं उनको समझ के करना चाहिए कि exactly क्या है. That is how like we think about it. But हम काफ़ी सारे टूल्स भी बना रहे हैं कस्टमर्स के लिए जो उनको समझने में हेल्प करे. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे जो प्रोडक्ट रोड मैप में है. हमने काफ़ी सारे फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं और करेंगे जिसमें कस्टमर को एक ट्रेडर को, सो इन जनरल हम बोलते हैं कि ट्रेडर्स के लिए प्रोडक्ट है. इट्स नॉट फॉर लाइक एवरीबडी, राइट? सो जो ट्रेडर्स कैसे पैसे बना सकते हैं या फिर कैसे दे नॉट लूज मनी, तो उसके बहुत सारे टूल्स हम बना रहे हैं. सेफ एग्जिट बनाया हमने, एंटी-नज बनाया है, काफ़ी सारे और बहुत सारे टूल्स बना रहे हैं. और जैसे कि आपने बताया कि यू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, क्या रिकमेंड करेंगे व्यूअर्स को? आपके चैनल पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स है, तो इन्वेस्टिंग में तो बहुत सारी बुक्स है. अभी जो रिसेंटली मैं जो अभी पढ़ रहा था मैं, उसका नाम है एक्सपेक्टेड इन्वेस्टिंग, माइकल मोबुसा. आई डोंट नो हाउ डू प्रोनाउंस हिज नेम, बट वो अच्छी बुक लगी. एक डेविड स्वेंसन जो येल का जो एंडोमेंट फंड का मतलब होता है कि जो येल का जो पैसा है वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, डेविड स्वेंसन. तो उन्होंने एक बहुत पुरानी बुक लिखी थी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो काफ़ी अच्छी है. फिक्शन कभी लोगों को पसंद है तो एक बुक जो बहुत साल पहले पढ़ी थी फिर से रीरीड करी मैंने अभी, जेंटलमैन इन मॉस्को. अगर आपको रशिया का इकोसिस्टम समझना है, नॉन फिक्शन उसी से रिलेटेड. सो इन जनरल मैं क्या करता हूँ कि जो फिक्शन पढ़ रहा हूँ उसका नॉन फिक्शन पैरेलल पढ़ सकते हो क्या. तो गुलाग आर्किपेलागो जो बुक है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग, लाइक इंडिया की स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले की बहुत सारी स्टोरी पता है हमको. 1857 आज़ादी की पूरी फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी पता है, बट 1947 के बाद क्या हुआ हमको ज़्यादा पता नहीं है. तो इंडिया आफ्टर गांधी इज़ लाइक वन बुक दैट आई हैव बीन रीडिंग. और फिर उसका पैरेलल कभी पढ़ना है फिक्शन तो फिर विक्रम सेठ की सूटेबल बॉय है. लाइक सेम चीज़ आपको इस फिक्शन में भी दिखेगी. तो ऐसे तो मैं बहुत 1 घंटे तक बोलते रह सकता हूँ बुक्स के बारे में, बट yeah. So one thing I'm very curious about कि when I met you in 2019 आपकी हेयर स्टाइल अलग थी, 2021 में अलग हुई, अभी अलग है. What's next? नहीं, ऐसा 2020 में कोविड के कारण सारी दुकानें बंद हो गई थी. और I was just lazy. I think I don't care too much about hair style. नहीं, काफ़ी अच्छी थी. ग्रो के सीईओ का एक नॉर्मल डे कैसे होता है? शुरू करता हूँ मैं थोड़ा एकांत टाइम से. आई स्टार्ट माई डे अर्ली. 8:30 है. आई स्टार्ट माई डे, स्टार्ट विद रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिर मैं प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ. जो आई एम द पावर यूज़र ऑफ द कस्टमर. सो मैं ग्रो ऐप लाइक दिन में 2 घंटे यूज़ करता हूँ. तो सवेरे का टाइम पूरा ब्लॉक्ड होता है जस्ट टू ट्राई आउट, टेस्ट आउट. जो नया फीचर लॉन्च हो रहा है उसको टेस्ट कर रहे हैं. फिर मैं खुद कस्टमर सपोर्ट, सो बहुत सारे जो कस्टमर है उनका मैं सपोर्ट खुद करता हूँ. सो दिन में लाइक अराउंड 1 घंटा कस्टमर से बात करने में जाता है, उनको समझने में. फिर प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते हैं, लाइक जो भी बन रहा है उसका रिव्यूज़, डिज़ाइन रिव्यूज़, प्रोडक्ट रिव्यूज़. फिर कुछ कॉर्पोरेट लेवल की मीटिंग्स होती है अलग अलग तरीके की. ब्यूटी अबाउट माई जॉब इज़ कि हर दिन थोड़ा लाइक डिफरेंट कलर्स, राइट? सो बहुत मज़ेदार होता है. लाइक
कभी कुछ चैलेंज हो जाता है, अभी कुछ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ कस्टमर्स का कुछ NAV मिस हो गया मान लीजिए, बिकॉज ऑफ सम सिस्टम, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रो बट बिकॉज ऑफ सम सिस्टम इशू और जो भी रिसेंटली हुआ, तो फिर उसमें पूरा दिन उसमें जा रहा है कि कैसे मैनेज किया जाए। और प्रॉब्लम सब तरह से आती है कि उधर कस्टमर को भी समझा रहे हो कि अच्छा ये क्यों हुआ, फिर उधर आप इकोसिस्टम पार्टनर से बात कर रहे हो कि अच्छा कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कस्टमर के लिए, फिर अंदर इंटरनली हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग है जॉब। कभी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, बट एवरीथिंग इज़ फन। आई हैव इंटरेक्टेड विद मेनी ऑफ योर को-फाउंडर्स एंड सिमिलर तरह की वाइब्स आती है। तो इंडिया में अगर एक स्टार्टअप फेलियर का रीज़न देखें, ग्लोबल भी देखें, तो ये होता है कि स्टार्टिंग लेवल पे तो फाउंडर्स आर वेरी स्ट्रांग जब फाउंडेशन बना रहे होते हैं। एज द कंपनी ग्रोज तो फिर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बहुत सारे बिजनेस फेल भी होते हैं। आपके यहाँ पे इट्स वर्किंग आउट रियली वेल, तो क्या कुछ वो सीक्रेट्स है इसके? यार मेरे ख्याल से कुछ सीक्रेट नहीं होता, पर एक चीज़ जो मतलब मेरे ख्याल से जो हमें काम करती है कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो एकदम सेम है। और वैल्यू सिस्टम सेम होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है कि अच्छा अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट आ गई तो कैसे डिसीजन होना चाहिए। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने चारों ने, मैंने सबको बोला था कि ये डॉक्यूमेंट भरो। सो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि व्हाट मैटर्स टू यू, व्हाट डज नॉट मैटर टू यू। तो उसमें सबसे जो ग्रो की स्टार्टिंग फिलॉसफी थी कस्टमर ऑब्सेशन, कस्टमर फोकस, कि यार कोई भी डिसीजन लेंगे पहले कस्टमर का होगा, फिर बाद में टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, ये सब सेकेंडरी है। तो सब एवरीबडी, इसके सबसे बड़ा फ़ायदा है कि चारों हम फ्लिपकार्ट से आए थे और मिडिल क्लास से। हम एक इंटरेस्टिंग बात है कि सब लोग Tier 2 सिटीज़ से हैं। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो एकदम सिमिलर था कि हाँ कुछ अच्छा करेंगे, बहुत हाई इम्पैक्ट करेंगे और कस्टमर के लिए करेंगे। तो अब जब मान लीजिए, सो कॉन्फ्लिक्ट भी दो तरह के होते हैं ना, एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट और माइनर कॉन्फ्लिक्ट। मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्या डायरेक्शन होना चाहिए ये तो, बट आपका वैल्यू सिस्टम सेम है तो फिर मेजर कॉन्फ्लिक्ट आने की बहुत कम चांसेस हो जाती है, राइट। तो दैट इज वन थिंग। माइनर कॉन्फ्लिक्ट तो आने चाहिए लाइफ में कि अच्छा ये ऐप में बटन ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए क्योंकि मेरे को लगता है ये कस्टमर के लिए बेटर है, मेरे को लगता है। तो ये सब माइनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब हेल्दी होते हैं। तो इसमें फिर हमने फ्रेमवर्क बना रखा है कि ठीक है मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, मैं डिसाइड करूंगा, फाइनेंस ऐसे वो डिसाइड करेगा। और कभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो फिर देन देयर इज वन गाय हु काइंड ऑफ CEO हु काइंड ऑफ डिसाइड्स। बट थैंकफुली अभी 8 साल हो गए, 9 साल, ये सिचुएशन ऐसी नहीं आई है। हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होता है, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज गुड। और मेरे को लगता है कि कभी कोई टीम है और जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है कि सब लोग हाँ 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 करते जा रहे हैं, तो फिर वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो कल्चर सही होना जरूरी है। हाँ, या गॉट इट। अभी ग्रो इज नाउ इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर। व्हाट्स नेक्स्ट? कुछ बाहर जाने का प्लान है दुनिया भर में ग्रो को आगे बढ़ाने का? नहीं, अभी तो इंडिया में आई थिंक वी आर सुपर फोकस्ड ऑन इंडिया इन इंडियंस। और बहुत सारी, सो ब्रोकिंग इज अगेन जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। हमारा गोल है कि जो कस्टमर की पूरी एंड टू एंड फाइनेंशियल जर्नी है उसमें हम कस्टमर की कैसे हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इतनी बड़ी है तो ग्रो बहुत छोटा है अभी उस हिसाब से देखा जाए तो। फिर ब्रोकिंग में आए तो ब्रोकिंग में भी अभी अगर हम हमारा रोड मैप देखें अगले कई सालों का तो हम बनाते रहेंगे और फिर भी वी विल स्टिल हैव लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल देयर इज लॉट टू बी बिल्ट। एक चीज़ ललित जी मेरे दिमाग में आती है कि व्हेन यू आर रनिंग सो बिग कंपनी कि आप स्टॉक ब्रोकिंग में है, म्यूचुअल फंड में है, आपने लोन लॉन्च किया है एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बाकी भी और भी कई सारे प्रोडक्ट्स कंटिन्यू लॉन्च हो रहे हैं। तो देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज कि कुछ लोग कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं कि फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। हाउ डू यू मैनेज दिस व्हेन यू आर रनिंग मल्टीपल थिंग्स? सो इसमें एक करेक्शन है कि when you are running multiple things, I am not running multiple things. There are leaders who are running multiple, but जो leader, somebody is doing something, that person is super focused on that. So AMC, for example, AMC is a different team. There is a leader, there are fund managers, and I am just giving strategic inputs. और माई अदर co-founders are giving strategic inputs. जो credit business है हमारा, it's a different business. What I am focusing is on building this grow, जो आप देखते हो कि अच्छा मेरा स्टॉक्स का बाइंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का बाइंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, द एंड टू एंड एक्सपीरियंस, सपोर्ट कैसा होना चाहिए, मेरा ऑनबोर्डिंग कैसा होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम सुपर फोकस्ड ऑन. बट देन वी हैव काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज अदर थिंग्स. और जैसे हम नया बिजनेस भी लेट्स से वेल्थ मैनेजमेंट शुरू करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई विल गेट द बेस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी कस्टमर ऑब्सेस्ड लीडर हु विल डू दैट. सो हमारा फोकस बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ पे रहता है. वी लेवरेज आवर ऑर्ग bandwidth to kind of create new interesting stuff. This is very interesting. What is life according to you? Life बहुत philosophical question हो गया. मेरे ख्याल से लाइफ गेम है. Okay. Right, you are playing a game. आपको एक लाइफ मिली है गेम की.
और उसमें आप मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हो, आपको कुछ ऑप्शंस मिले हैं, आप उसको प्ले कर रहे हो. दैट्स हाउ इट इज. Okay, understood. Who is your inspiration and why? Multiple inspiration, like I derive inspiration from everybody, but my first inspiration is my grandfather, my maternal नाना जी, जिन्होंने मेरे को रेस किया, क्योंकि मैं उनको ही देख के बड़ा हुआ और उनकी जो वैल्यू सिस्टम थी और एवरीथिंग, लाइक दैट्स व्हाट काइंड ऑफ इंस्पायर्ड मी. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो बोलते थे हमेशा, सादा जीवन उच्च विचार, very high thinking. Right. And simple living, high thinking, and so on. And in general, like the amount of hard work that he put in and the amount of good that he has done, he has inspired me the most. And then later on, of course, I found a lot more role models. Nandan Nilekani, for example, right, has done so much, and then he kind of contributed. So Aadhaar, Yes, Aadhaar. like Infosys बनाई, वो तो बनाई, but उसके बाद उन्होंने Aadhaar बनाया. Then he donated so much to IIT Bombay. Satya Nadella, like he's running the largest company in the world, right? Those are the kind of things, like, and so I derive inspiration from a lot of people and learn different things from different people. Cool. Now hobbies के बारे में थोड़ा बात करते हैं. क्या कुछ hobbies हैं जो आप मतलब generally? हॉबीज, ब्यूटी अबाउट माई जॉब इज़ लाइक कि मेरा जॉब ही मेरे को लाइक एक तरह से बहुत एक्साइटमेंट देता है. लाइक आई लव व्हाट आई एम डूइंग, आई लव रीडिंग, आई थिंक देन आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. बस लाइक यही है लाइफ में अभी. आपने कई सारे स्टार्टअप्स में रिसेंटली इन्वेस्ट किया है. क्या कुछ वहाँ पे फिलोसॉफी क्या है आपकी कि व्हाट डू यू लुक एट बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट स्टार्टअप? या सो आई डोंट डू एक्टिव लाइक सो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में इस तरह करता हूँ क्योंकि जो फाउंडर्स होते हैं जो बनाते हैं उनके साथ बात करने में मज़ा आता है, क्योंकि जो भी कुछ बना रहा होता है उसके पास एक पैशन होता है कुछ और उसकी यूनिक इनसाइट्स होती है. तो जो भी इन्वेस्टिंग छोटी मोटी करता हूँ वो इट्स मोस्टली इट्स लाइक पेइंग देम टू काइंड ऑफ गिविंग मी सम टाइम, हेल्पिंग देम विद माई टाइम और मनी और वॉट एवर, एंड सो दैट आई कैन हैव the liberty to talk to them for let's say 10 minutes in a month, right? तो वो बहुत अच्छा लगता है लाइक और फोमो भी रहता है हमेशा मेरे को कि क्योंकि पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है अभी. आप फोकस्ड हो, सुपर फोकस्ड हो, बनाए जा रहे हो, बट क्लाइमेट में क्या चल रहा है या उसमें क्या चल रहा है. तो एंटरप्रेन्योर्स आर द फ्लैग बियरर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो उनसे भी लर्निंग्स है, उनसे लर्निंग्स होते रहती है. तो शार्क टैंक में जाने का कुछ है प्लान कमिंग डे? आई नो. अच्छा, ओके. माय लास्ट क्वेश्चन इज कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर मैं ग्रो की लेवल की बात करूँ तो उतने हार्डली 1% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं. तो आपके हिसाब से वो क्या चीज़ें हैं जो मतलब आपको पता है बट मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, या फिर कहीं ना कहीं वो गैप है कि 99% मतलब हो सकता है कि ठीक है प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं, दैट कुड रीजन, बट इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ चीज़ों पे फ़र्क होगा. मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को पता नहीं है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना में भी थोड़ा टफ होता है, जो है कि कस्टमर फोकस. और ये अमेज़ॉन से काफ़ी सीखा है हमने, फ्लिपकार्ट से सीखा है, बहुत सारी इंडियन कंपनी से सीखा है. अब तो इन्वेस्ट करते हैं अपन लोग मार्केट में भी, तो आप देखो कि जो भी हाई मार्केट कैप कंपनीज हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है, वो क्यों सक्सेसफुल हुई है. लेट्स से टाइटन देखिए, एशियन पेंट देखिए, और जो भी लीडर्स है HDFC, उन्होंने क्या किया, दे ब्रॉट अ चेंज. और वो चेंज क्यों आए, क्योंकि उनको कस्टमर बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, और फिर उनके लिए उन्होंने बनाया. और आई थिंक ये जैसे बोल रहा हूँ सबको पता है, पर आई थिंक इम्प्लीमेंट करना टफ होता है. बट टफ चॉइसेस आती है बहुत सारी, आपको अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, सब कुछ हाई कन्विक्शन डालना पड़ता है. ग्रो के केस में हम लकी रहे थोड़े, बट एक ये भी रीज़न था कि फॉर एग्जांपल हमने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड किया, वो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स यू विल मेक मोर रिटर्न विद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, राइट? बट अगर मैं बिजनेस का बंदा होता तो मैं बोलूँगा कि मतलब मैं बिजनेस की हैट पहनूँ तो मैं बोलूँगा कि ये तो स्टूपिड है, पैसे कैसे बनाओगे. पर हमने नहीं बनाए, 3 साल पहले नहीं बनाए पैसे, बट देन इट इज़ वेरी कस्टमर फोकस्ड पॉलिसी एंड सो ऑन, राइट? सो इट्स अ कॉस्ट यू हैव टू पे. आई थिंक दैट्स द डिफरेंस. लाइक यू नो थिंग्स बट यू आर नॉट प्रॉब्ली रेडी टू पे द कॉस्ट ऑफ डूइंग द राइट थिंग. और आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? जनरली ब्रोकिंग बिजनेस में क्या होता है कई बार कि थोड़ा भी प्लेटफॉर्म में कुछ आ गया ग्लिच तो पूरा हंगामा हो जाता है, एंड नाउ यू आर द बिगेस्ट प्लेयर, तो ऑफ कोर्स डायरेक्ट प्रेशर आप पर कुछ आता होगा. हाउ डू यू हैंडल दैट? नहीं, होता ही है. लाइक इट्स वेरी हाई एंग्जाइटी थिंग. लाइक टचवुड, लाइक हमारा सबसे कम होता है, पर जब होता है क्योंकि ग्रो सबसे बड़ा है. तो जय कब हुआ था, अभी 6 अप्रैल 23 में हुआ था, और अभी 23 January 24 को हुआ था. तो उस दिन तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि टीम सारी लगी रहती है, सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, और कभी कभी समझाना पड़ता है कि घबराने की अभी पहले, बाद में घबरा लेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को, बिकॉज इतने सारे कस्टमर्स है. और ऑफ कोर्स इट हर्ट्स ऑल्सो. जो स्पेशली बहुत लोग तो काफ़ी गिल्टी फील करते हैं, जो कोडर जो एक्चुअली गलतियाँ भी बहुत अजीब होती है. लाइक इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट देम.
कि कभी कभी कुछ कनेक्शन लूज़ हो गया कहीं पे, और कई बार गलती किसी इंजीनियर की भी नहीं होती, कुछ सर्कमस्टांसेस की हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो बट उस दिन तो बहुत ही ख़राब होता है, उस दिन नहीं, उसके अगले कई दिनों तक बहुत ख़राब होता है, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट पे बहुत, अब मान लीजिए आपके पास कस्टमर सपोर्ट है एवरीडे वॉल्यूम्स के लिए, बट उस दिन वॉल्यूम्स बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे कस्टमर एक साथ आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि अब वो रीच आउट नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप इमीडिएटली 300 को 3000 लोग तो कर नहीं सकते सपोर्ट के, तो फिर कस्टमर्स को लगता है अरे ग्रो रीचेबल नहीं हो गया है, ग्रो जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर वो कई दिनों तक चलता है, कस्टमर्स के साथ बात करो उनको। बट अगेन वेरी थैंकफुल टू आवर कस्टमर्स कि वो जितना समझते हैं, दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, एंड देन दे ऑल्सो सम कस्टमर्स तो गो आउट ऑफ देयर वे एंड से कि वो खुद लाइक हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है हमको पता है, हो सकता है, एंड सो ऑन। बट आई थिंक हमारी तो मतलब वो बहुत अलग टाइम हो जाता है, एक बहुत ही हाई एंग्जाइटी, बहुत ही ज़्यादा तनाव हो जाता है उस दिन। तो फील होता है आपको भी एंजाइटी? बहुत ज़्यादा, लाइक सिर्फ मेरे को नहीं है, और आपका काम ये भी होता है ना कि बाकी लोगों को भी थोड़ा आपको संभालना पड़ता है, क्योंकि एवरीबडी फील्स अबाउट द कस्टमर एट ग्रो, लाइक कि फ्लोर पे आप किसी को भी बात करोगे तो दे लाइक फील अबाउट द कस्टमर, और उस दिन उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, स्पेशली इफ़ देर इज़ सम लाइक मार्केट मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया उस टाइम पे और उस टाइम पे कभी प्रॉब्लम हुआ तो या बड़ा भी बहुत सारे हमने इन्वेस्टमेंट किया है टू काइंड ऑफ इंश्योर कि कभी ऐसा हो ही नहीं। थैंक यू सो मच ललित जी, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। काफ़ी कुछ आज लर्निंग मिली है रिलेटेड टू बिजनेस स्ट्रक्चर हो, कल्चर हो, और जो भी इनसाइट्स है आपकी, कस्टमर ऑब्सेशन है आपका पैशन है बिजनेस के प्रति, सारी चीज़ें हमें पता चली। काफ़ी सारी लर्निंग्स मुझे और व्यूअर्स को आज मिली, तो उसके लिए आपका वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विल बी ऑलवेज थैंकफुल। थैंक यू सो मच, इट वाज फन टॉकिंग।